उसमें 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का है, फॉसिल फ्यूल का है। और इसी प्रकार से ये अगर दुगना हो जाएगा आने वाले 4-5 साल में तो क्या होगा, तो उसके हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव्स क्या है, इसमें हमें जाने की आवश्यकता है। और उसमें से इलेक्ट्रिक ये ऐसा फ्यूल है जो लो कॉस्ट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है। द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, ये हमारी ज़रूरत है। और उसमें स्वाभाविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का भी काफ़ी इमिशन जो होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं पिछले 12-15 साल से मंत्री बनने के पहले से भी इस विषय पर, बायोफ्यूल पर काम कर रहा हूँ। मैं और एक बात जिसके लिए हरके सिंह साहब को प्रार्थना करूँगा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है। और अब दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड में भी वैल्यू एडिशन करने की शुरुआत हुई है। हमारे डॉक्टर सारस्वत जो नीति आयोग में है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल, इस पर काम किया है। और अभी जो मुझे भी पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से एक सीम गैस तैयार करते हैं और यूएसए में वो 20% एलपीजी में ऐड कर रहे हैं, वो सस्ता भी है। तो ये भी हमारे इंपोर्ट को बचा सकता है। ये एक बात आप जरूर करिए, क्योंकि आपके हाथ में है, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपने बहुत सही बात कही है, जो मेरे भी नज़रों में नहीं थी, और वो है कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक का उपयोग। जो हमारे मॉडर्न किचन है, रेस्टोरेंट में, 3 स्टार 5 स्टार होटल में, इनमें गैस के बजाय इलेक्ट्रिक का फ्यूल करके उपयोग करके उसके डिज़ाइंस कैसे हो सकते हैं, इस पर भी अगर काम किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन भी वहाँ होगा और हमारा गैस का इंपोर्ट भी कम होगा। आपने पहली बार मुझे बताया कि 30% गैस से ये सस्ता है। तो हम लोग गैस के लिए अगर सब्सिडी दे रहे 9 करोड़ लोगों को, तो फिर ये इससे 30% इंडिजिनस फ्यूल होने के बाद फिर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होती है उसको, जो अच्छी रिसर्च करके तैयार होगी कुकर से लेकर, उनको हम सब्सिडी देकर और सस्ता करके गरीबों के घरों तक क्यों ना पहुंचाए। ये प्रश्न आपकी बात के बाद मेरे मन में आया और वो एप्रोप्रिएट है। आप इसके लिए जरूर इनिशिएटिव लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इलेक्ट्रिक के बारे में जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, मुंबई में बेस्ट करके कंपनी है, उनकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपये है। और मैंने नागपुर में प्रयोग किया था, 35 बसेस स्कैनिया से खरीदी की थी, वो 100% बायो इथेनॉल पर थी। और अब मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हमारी इलेक्ट्रिक पर जो रेट आए, पूना कॉरपोरेशन ने और काफ़ी देश में लिए गए हैं, तो उसका टेंडर जो निकला है, वो कॉस्ट जो आई है वो 50 रुपये पर किलोमीटर और अभी 40 रुपये पर किलोमीटर है। पूना की कॉरपोरेशन खरीदी और अभी बजट में 40,000 बसेस लेने की बात हुई है। तो मैंने अभी अमिताभ कांत जी को कहा कि ये बसेस इलेक्ट्रिक पर ही खरीदी की जाए, ये आवश्यक है। जबकि इलेक्ट्रिक बस के कैपिटल कॉस्ट 2 करोड़ रुपए है, फिर भी पर किलोमीटर वो 40 रुपये पड़ रहा है। और डीजल की कॉस्ट 25 लाख होगी, 20 लाख होगी, पर उसकी कीमत जो हो रही है वो 115 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप आने वाले समय में होने वाला है। मैं अभी 15 दिन के बाद एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं इलेक्ट्रिक बाइक, हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लीडिंग कंपनी की थी, वो लॉन्च करने का अमिताभ कांत जी भी मेरे साथ थे, हमें मौका मिला। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बस, मेरे अंदाज से इसी प्रकार से अगर हमारा सपोर्ट रहेगा तो 2 साल के अंदर पेट्रोलियम 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा और बस और कार, इसकी कीमत लगभग सेम आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट गेम है वो। और इसलिए इनिशियल स्टेज को हमको इसको इनकरेज करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लगती है कि अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी एक कंपनी ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री में हूँ, उन्होंने बनाया।
एक छोटी सी बात जिसका मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे अपनी खुद की लेबोरेटरी है और जितनी बातें मैं करता हूँ उतनी मैं अभी मेरे घर पर मेरा खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया हुआ है यही दिल्ली में, जो मैंने 15 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। तो ये जो परली होती है जो दिल्ली में जिसके कारण पोल्यूशन है, वो 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो उससे जो कमर्शियल ट्रैक्टर है वो साल के 3 लाख रुपए बचा सकता है और किसान वाला ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए बचा सकता है। 1 लीटर डीजल 79 रुपीज़ पर लीटर है और 1 किलो सीएनजी 42 रुपीज़ पर किलो है। दोनों का 4-4 किलोमीटर एवरेज है। तो सीएनजी में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा फायदा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, एलआरटी ये भी मेरे पास दिया है। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि मैं स्वीडन में देख के आया था कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस ये 20-20 किलोमीटर अभी दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे हैं, उसमें आप हमारा ये काम आप ही लीजिए, मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। हमारा 50% हाईवे बन गया, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है और दिल्ली से मुंबई 12.5 घंटे में कार में जाएंगे आप, एक्सिस कंट्रोल अप टू JNPT। तो ये हाईवे में ऐसा है कि ये रेलवे की अगर एक रेल डाल दी और उसमें आपके लोग इलेक्ट्रिकली उसमें करंट दे दिया तो वो बस आएगी तो 20 किलोमीटर चार्जिंग होगी तो 200 किलोमीटर फिर चलेगी, फिर 20 किलोमीटर चार्ज होगी, फिर 200 मीटर चलेगी। ना केबल की जरूरत है ना किसी की आवश्यकता है। ये स्वीडन में मैं देख के आया, मैं खुद चला चुका वो ट्रक। अब उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी करके अगर ये हो जाएगा तो ऐसे 3-4 टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे रोड पर इलेक्ट्रिसिटी हो। जो आप अभी कंडक्शन की बात कर रहे थे, मैंने एक कॉन्क्रीट रोड देखा स्वीडन में जिस पर बस खड़ी थी और नीचे में उसके कुछ एक सांप जैसा करते वो लग गया, करंट चार्जिंग चालू हो गया, तो कंक्रीट पे चार्जिंग हो रहा था। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आप अगर आएंगे आगे, तो मैं तो ये एक्सप्रेस हाईवे 22 बना रहे हैं हम लोग और मेरी इच्छा है कि वो ग्रीन इलेक्ट्रिक के बने। तो आप बिल्कुल इसमें आप हमें इनपुट दीजिए और आपके इंजीनियर्स जनरेशन करते हैं वो तो प्राइवेट आया, तो अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइज जब तक नहीं होगा, ये 10 साल से मैं कह रहा हूं, जब कैबिनेट में आपकी नोट आई थी तब से मैं प्रधानमंत्री को कह रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ये जब तक प्राइवेटाइज नहीं होता तब तक पावर सेक्टर का कभी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदाज से मुझे पता नहीं, आप ज़्यादा बता पाएंगे कि हर जो स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कॉम है, तो मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मुझे पता है कि कोई राजस्थान को 80,000 करोड़ का घाटा था, उत्तर प्रदेश 1.25 लाख करोड़ था, कोई महाराष्ट्र 60,000 करोड़, पूरा मिलके कम से कम 5-7 लाख करोड़ का जो चूना लगा गया। अब आपकी पावर कॉस्ट को कम करके और दोहरा प्रॉफिट करके ये निकल जाएगा अगर आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे। और इलेक्ट्रिक ये नेचुरल फ्यूल है और इसमें सोलर का आपने बहुत एडिशन किया प्रधानमंत्री जी, और आपने ये तो हिस्टोरिकल काम है। और अभी मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि इसके कारण हमारे देश में पूरी ग्रीन पावर आ रही है, ये इतना हिस्टोरिकल काम है। एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो हमारे यहाँ विंड और सोलर इसका हाइब्रिड कांडला में बन सकता था 3-4 हज़ार मेगावाट का। तो मैंने कुछ कंसल्टेंट लगाए थे, तो हमारे पूरे पोर्ट में जो समुद्र के पास है वहाँ विंड और सोलर का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वहाँ से भी और जो आपने बिजली का भाव किया दोनों एक जगह आकर और कम होगा। तो ये ग्रीन पावर हमें बहुत देश को उपयोगी होगी। जो लिथियम आयन बैटरी का मुझे याद नहीं है, मैंने आपको बुलाना चाहिए था, पर हम लोग अमिताभ कांत, हेवी इंडस्ट्रीज और ये सभी लोग उसमें उपस्थित थे, IITs थे, इसरो थी, DRDO थी। सर हमारी लिथियम आयन बैटरी 81% हमारी बना सकते हैं और इसके लिए हमारे लोगों ने मेटल आयन पर काफ़ी रिसर्च किया है। ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में मेरे आई मीटिंग में अगले बार मैं आपको भी बुलाऊंगा। और अभी एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन टेक्नोलॉजी जो है, जो इसकी बैटरी की केमिस्ट्री है, इसमें काफ़ी रिसर्च हुआ है। जो इसरो ने जो सैटेलाइट छोड़े हैं उसमें हमने लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया। तब मैंने उनको बुलाकर कहा कि अब जब आप सैटेलाइट में करते हो तो बस में और इसमें क्यों नहीं करते। तो ये भी हुआ, हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है इससे भी लिथियम आयन निकलता है। मुझे पता नहीं कि आप इसमें लिथियम आयन के सोर्स के लिए भी क्या मदद कर सकते हैं, कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है।
अभी ये मैं बता रहा था कि ये इतने सरकारी अधिकारी ये गाड़ी में घूमते हैं। सर मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक ई व्हीकल एसयूवी लॉन्च की, कंपनी का नाम नहीं लेता नहीं तो उनका एडवर्टाइजमेंट होगी। अब वो गाड़ी मैंने खरीदी की, मुझे पसंद आई। अब मैं नागपुर लेके गया तो वो गाड़ी में अपने घर में रात को पार्किंग एरिया में चार्ज होती है, 250 किलोमीटर चलती है। तो फिर मेरे लड़के ने देखा तो हमारे यहाँ उसने देखा कि हमारे काफ़ी पेट्रोल पर गाड़ियाँ टैक्सी यूज़ कर रहे थे, तो उसने लीजिंग से 10 गाड़ियाँ खरीदी की और उसने मुझे कहा कि ये आपने अच्छा किया, मेरा 30,000 रुपये पर गाड़ी, ऐसा 3 लाख रुपए मैंने बचत शुरू की। अब मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ये सरकारी अधिकारी, वो मारुति की, मैं तो सरकारी गाड़ी में बैठता ही नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तब से नहीं बैठता। अभी मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मेरे पीछे घूमती है। मैंने नागपुर में इलेक्ट्रिक कार में बैठना शुरू कर दिया, इसका आपका गो इलेक्ट्रिक का कैंपेन करने के लिए, तो मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी वो। अब ये दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां है, अगर ये सब लोग अधिकारी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमेंगे तो इनको भी कंफर्ट मिलेंगे। पर वही अब बोलना नहीं चाहिए, पर टिन पार गाड़ी में सब लोग घूमते, बड़े से बड़े एयरफोर्स का प्रमुख हो चाहे कोई गाड़ी हो, ये बंधन नहीं लिखा हुआ। अच्छा हो गया एम्बेसडर बदल गए, लिख के रखा था कि वो एम्बेसडर ही आपको यूज़ करना है। तो मैंने एक बार एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठकर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बचता है और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज़ नहीं करते तो हमें क्यों ये जबरदस्ती होती है। तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वही सफ़ेद रंग की खरीदी करेंगे, अब वो बदल गया। तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया इसलिए आया, पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इसमें बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा, बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए, इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में, तो कम से कम ये इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं, तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और किसान के नाते मेरी प्रार्थना इतनी है कि इसमें परली से बायो सीएनजी जो होता है, जो ट्रैक्टर चल सकती, बस चल सकती, थोड़ा हमें 65% पॉपुलेशन का भी सोचना होगा। और इलेक्ट्रिक इतनी उसकी फ्यूल कॉस्ट सस्ती नहीं है, पर जैसे इंपोर्ट के बजाय वो ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों को साथ लेकर आगे जाना होगा ताकि हमारे देश के गांव गरीब मजदूर किसान का भी कल्याण हो, उनकी भी इकोनॉमी बसे, उनको भी रोजगार निर्माण हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और मैं मानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में तय हुआ है कि 2030 में 30% प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल 70%, बसेस 40% और टू व्हीलर 80%। सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ है, मैं उसका मंत्री हूँ, और उसमें से अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी हमारी आई है, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील, इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं और एमएसएमई में उसके क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ विद इन 5 ईयर्स ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होगी, जो 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और आने वाले समय में देश की ग्रोथ बढ़ाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको बताता हूँ कि ई व्हीकल में आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इलेक्ट्रिक का, और अब वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी हमको एल्यूमिनियम, ऑयल, लिथियम भी निकल रहा है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि एनडीएफई मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक कार में लगता है, वो व्हीकल स्क्रैपिंग से अर्थ मेटल्स जो मिलती है उसमें नियोडिनियम, ये जो है ये भी मैग्नेट में यूज होती है, वो भी उससे मिलती है। और कंप्यूटर हार्डवेयर से भी अब लिथियम निकालने की बात हो रही है। और वैसे भी 81% बैटरी इंडिया में बन रही है। मुझे नहीं लगता कि लिथियम की कोई कमी है। ये बहुत बात होती है कि इन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कब्जा किया, लिथियम इज अवेलेबल है। 5-7 साल वही करेंगे और तब तक एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, बाकी सब बातों पर भी ट्राई करेंगे। अल्टरनेटिव मिल गया तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही हमारी लाइन है। और निश्चित रूप से आपने आज गो इलेक्ट्रिक का जो कैंपेन किया है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आपने आज मुझे नई बात आपके कारण मुझे समझने की मिली, वो कुकिंग की। तो वो कुकिंग में भी अगर हम लोग ये जो जितने मॉडर्न किचन में जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक बेस को, अगर आप जैसे हम गैस को 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं,
सिलेंडर के लिए। तो उसमें से 10% भी आपने ये जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके लिए अगर दी तो गरीब लोग वही यूज़ करेंगे। अब मैं जब फॉरेन में जाता था, वेजिटेरियन हूँ, तो वो कुकर लेके गया था चावल बनाने के लिए, तो वहाँ बाहर का नहीं चलता था, तो आपके इलेक्ट्रिक पे उस पर बनाया हुआ चावल मैं खाता था। तो मुझे आज क्लिक हो गया कि ये सबसे पॉपुलर होगा गरीब आदमी के लिए, जो गैस से भी सस्ता फ्यूल है। तो ये भी आप जरूर उसको बढ़ाइए। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं, और इस कैंपेन को पूरा सपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री और हम सब करेंगे, यही विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।